हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12th का हमारा जो इकोलॉजी के हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने इन 1992। ये जो टर्म्स हैं, जैसे इकोलॉजी थी या इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, तो ये आप याद रखना। कभी कभी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो डेट बेशक से याद ना रखो, लेकिन जो टर्म गिवन बाय है वो जरूर याद रखनी है आपको। ओके, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी। मीन्स क्या कह सकते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग में कुछ भी आ सकता है, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है, सब। फ्लोरा भी और फौना भी, दोनों को मिलाकर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी यानी वैरायटी को जब कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब द टोटल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो, किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो या पूरे बायोस्फीयर की बात कर रहे हो, तो जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम बताएंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जो चेंज है, जो डाइवर्सिटी है, वो किस लेवल पर हो सकती है। तो सबसे जो छोटा लेवल होता है वो होता है जीन लेवल, तो इसको बोलेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक मान लीजिए हमारे पास है एक राइस की वैरायटी है, चावल की जो वैरायटी है, राइस की वैरायटी की बात करें तो उस राइस की बहुत सारी क्या बन जाएंगी? स्पीसीज बन जाएंगी। किस वजह से? जीन में चेंज होने की वजह से। तो उस जो डाइवर्सिटी बनी है, जो नई वेराइटीज बनी है, वो किसकी वजह से बनी है? जीन के अंदर म्यूटेशन होने से या जीन को चेंज करने से जो नई वेराइटी बनी है उसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो देखने में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनके जीन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, भाई जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन जो होंगे बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे इकोलाई के अंदर लगभग कितने जीन होते हैं? 4000 जीन्स होते हैं। हमारे अंदर अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की या होमोसेपियंस की बात करें, तो होमोसेपियंस के अंदर कितने? लगभग 30,000 टू 40,000 जीन्स हो सकते हैं। मतलब इतने की तो अभी सीक्वेंसिंग हुई है, अभी बहुत जो जीनोम का पार्ट है वो अनडिफाइंड है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक वेराइटी बनाते हैं और उसी वेराइटी को हम बोलते हैं जेनेटिक वेराइटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं व्हीट के प्लांट की या राइस के प्लांट की, या आप मैंगो लगा लो, मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। एक मैंगो की स्पीसीज के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अगर मैंगो की हम अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं
तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि उसके जीन के अंदर कोई चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से एक नई वैरायटी बनेगी और वो बनेगी स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एम्फीबियंस होते हैं। वेस्टर्न घाट पर जो एम्फीबियंस होते हैं वहां पर फ्रॉग्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है। तो एम्फीबियंस ऑफ वेस्टर्न घाट ये सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी है किसकी? एम्फीबियंस की। और उन एम्फीबियंस के अंदर कौन से टाइप की डाइवर्सिटी होती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एक टर्म आती है यहां पर स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब कोई पर्टिकुलर आपने यूनिट एरिया ले रखा है, उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो उस एरिया की स्पीसीज रिचनेस कहलाएगी। ठीक है, तो क्या बताएंगे हम? नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज रिचनेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, और कोई भी एरिया जिसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम डिफरेंट कम्युनिटीज की बात करेंगे। मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन, कई सारे टाइप की पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है। तो उस कम्युनिटी के अंदर जो अलग अलग वैरायटी की पॉपुलेशंस हैं उनको हम कंसिडर करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होगी वो 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा के अंदर हम विद इन कम्युनिटी की बात करेंगे। मतलब जो एक कम्युनिटी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर कितनी वैरायटीज है। मतलब हमने एक कम्युनिटी ले रखी है, उस कम्युनिटी के अंदर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ वहां पर रोडेंट्स हैं। मान लो किसी फील्ड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होंगे? रोडेंट्स होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे जो आपने क्रॉप लगा रखी है, उसके साथ साथ कुछ वीड्स भी हो सकते हैं और उसके साथ कुछ स्नेक्स या अर्थवर्म की वैरायटी हो सकती है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम बताएंगे अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी होगी बिटवीन 2 कम्युनिटीज। 2 कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बीटा लेवल होगी। ठीक है, और सबसे बड़ा लेवल होती है गामा। गामा क्या होगी? बिटवीन इकोसिस्टम। जैसे हमारे पास क्या है, एक इकोसिस्टम है डेजर्ट और एक इकोसिस्टम है हमारे पास कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगा लो। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और जो डेजर्ट है वो मिलकर, वो दोनों क्या है? अलग अलग इकोसिस्टम है। तो उन इकोसिस्टम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी होगी वो कहलाएगी गामा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्लियर है? जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई तो नई स्पीसीज बन गई, तो बिटवीन 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज की डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे। तो इसके 3 लेवल होंगे, अल्फा विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर अंदर, बीटा बिटवीन कम्युनिटी, 2 कम्युनिटीज के बीच में, और गामा होगी 2 इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ठीक है, क्लियर है? अब आगे हम बात करेंगे
तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें पाई चार्ट दे रखे हैं। पाई चार्ट किस किस के दे रखे हैं, डाइवर्सिटी को लेकर 3 पाई चार्ट बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, एक तो दे रखा है इनवर्टिब्रेट्स का, मतलब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पाई चार्ट से कि जो डाइवर्सिटी होगी वो कौन से ऑर्गेनिजम्स की सबसे ज्यादा होगी, मतलब वैरायटी जो होगी वो किन ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा होगी। तो इनवर्टिब्रेट्स का दे रखा है, एक वर्टिब्रेट्स का दे रखा है और एक प्लांट्स का पाई चार्ट दे रखा है। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा है जो आर्थ्रोपोडा होता है उसकी वैरायटी उसके जो इंडिविजुअल्स है सबसे ज्यादा है, मतलब आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे। ठीक है, इंसेक्ट के बाद कौन होंगे, मोलस्क होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसके बाद कौन होते हैं, मोलस्क होते हैं, और उसके बाद जो बाकी होते हैं जैसे कौन से हमारे पोरीफेरा, एनिलिडा, फ्लैट वॉर्म्स या प्लेटिहेल्मिन्थ्स जिसको आप कह रहे हो, नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स, वो सब बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अदर लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी मोलस्का और आर्थ्रोपोडा को छोड़कर जितने भी ग्रुप्स आएंगे वो सब अदर्स में आएंगे, मतलब वो बहुत ही थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में लगभग हाफ एरिया फिशेस का होता है। ठीक है, हाफ एरिया लगभग फिशेस का होता है। उसके बाद जो कौन होंगे, एम्फीबियंस होंगे, मैमल्स होंगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कौन, एम्फीबियंस। ठीक है, लगभग जितने रेप्टाइल्स होते हैं उतने ही मैमल्स होते हैं। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स, मैमल्स और ये बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसमें प्लांट्स का। तो प्लांट्स में कौन होते हैं, सबसे ज्यादा तो फंजाई होती है, और उसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगे। अब बाकी कौन कौन बच गया इसमें, जिम्नोस्पर्म्स बच गए, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स। ठीक है, और एल्गी। तो जो एल्गी होगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, आप ये अपनी एनसीईआरटी में से बना लेना। एल्गी, लाइकेंस, यहाँ पर क्या आएंगे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जगह अगर फर्न्स और मॉसेस लिखा हो तो भी सही है क्योंकि वो टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद कौन बच गया, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। तो यहाँ ये जो पाई चार्ट है ये जरूर कर लेना, कई बार इनकी लेबलिंग आ जाती है, जैसे ABCD लिख देंगे और फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो ये आपको ध्यान से करना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है और नीट के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है, इसमें हम बात करेंगे क्या, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम बताएंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है लैटिट्यूडनल। ठीक है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल,
एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेंथ, और लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। तो इसको आप ऐसे समझो, जो सी का बॉटम है वहां से हम ऊपर चलेंगे हाइट की तरफ। तो सी बॉटम के अंदर जो वैरायटी होगी एनिमल्स की, प्लांट वहां पर नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि डीप ओशन के अंदर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसलिए वहां पर कुछ एनिमल्स होंगे और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। तो वहां पर वैरायटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, तो सी के जो सरफेस एरिया, सरफेस वाला जो रीजन है, वहां पर कुछ एल्गी हो सकती हैं और वहां पर वैरायटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉटम ऑफ द सी। उसके बाद हम प्लेन्स की बात करेंगे। प्लेन में डेजर्ट भी आएगा और ग्रासलैंड भी आएंगे। तो डेजर्ट की वेराइटीज कम होंगी जबकि ग्रासलैंड की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। और इसी प्लेन एरिया के अंदर ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आएंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होगी। उसके बाद जैसे जैसे हम हाइट पर चलते हैं, जैसे माउंटेन एरिया पर चलते हैं, आर्कटिक रीजन्स पर चलते हैं, तो फिर से जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो हमने देखा कि सी के लेवल से बायोडाइवर्सिटी कम थी। उसके बाद जब हम सरफेस पर आए तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, प्लेन्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे हम अप टू हाइट जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम सिर्फ मान लीजिए हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे जो प्लेन एरिया है उनको, प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस प्लेन के अंदर क्या क्या आएंगे, आपके डेजर्ट आएंगे। ठीक है, डेजर्ट के बाद आपके ग्रासलैंड आएंगे, ग्रासलैंड के बाद आपके टेम्परेट रीजन्स आएंगे और उसके बाद आएगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है? यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिसाइड करेंगी कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है। जैसे डेजर्ट है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगा, ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ की जो क्या होगी बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ही कम होगी। इसी तरह जो आर्कटिक रीजन्स होते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका में टेम्परेचर माइनस से भी कम होता है ना, माइनस में होता है। तो वहां पर क्या होगा, बर्फ ही बर्फ होगी, तो वहां पर भी वेराइटीज बहुत कम मिलेंगी। जबकि ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट, इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है आप लेंथ में चल रहे हो और लैटिट्यूड का मतलब है आप हाइट में कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में क्या आएगा, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट, कौन थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, ये है हमारा एरिया A1, इसके अंदर जो स्पीसीज होगी वो S1 है। उसके बाद हम इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एरिया बढ़ गया तो जो स्पीसीज होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जब हम एरिया को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखती हूँ, ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है जो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पर जब हम एरिया 3 को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं एरिया को, तो जो स्पीसीज होंगी वो फिर से S स्क्वायर होंगी। मीन्स होना तो क्या चाहिए कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाए वैसे वैसे जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती जाए, लेकिन ये कहाँ तक होगा, अप टू अ लिमिट।
एक लिमिट तक ऐसा होगा कि आप एरिया बढ़ा रहे हो तो स्पीसीज जो होंगी वो बढ़ती जाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के बाद वो जो स्पीसीज होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने ये एक ग्राफ के थ्रू समझाया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ जो दिया था, उसमें देखो क्या था। इन्होंने एक ग्राफ बताया था कि नॉर्मली तो अगर हम कंसीडर करें एक एरिया को, उसके बाद जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएं स्पीसीज भी बढ़ती जाएं, लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट तक होगा। अगर ऐसा होता रहे एरिया बढ़ाने के साथ साथ स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी हमारे बायोस्फीयर की, हमारी अर्थ की, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये एरिया है, यहाँ पर स्पीसीज कंसिडर कर रखे हैं, मतलब स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, जो ये वाला मैं रेड से बनाऊंगा, हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। मींस एक लिमिट तक एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है। अब आप एरिया कितना भी बढ़ा लो, जो स्पीसीज रिचनेस है वो अब कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, और इसको कैसे दिखाते हैं हम, S इक्वल्स टू CA⁻Z। ठीक है, ये मैं बताऊंगी अभी ये क्या है। अगर इसको हम लॉग स्केल पर कंसिडर करें तो लॉग स्केल पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो क्या बताता है कि जो log S इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। ठीक है, अगर इसको लॉग स्केल पर कंसिडर करें तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और इसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसा शेप का कर्व होगा जो ये दिखाएगा कि एक सर्टेन लिमिट तक जाकर आप एरिया को कितना ही एक्सप्लोर कर लो, स्पीसीज हमारी उतनी की उतनी ही रहेंगी। ठीक है, और इसको इस वाली इक्वेशन से शो करेंगे, S इक्वल्स टू CA⁻Z, जहां पर S क्या है, यहाँ की स्पीसीज रिचनेस, S क्या होगी, स्पीसीज रिचनेस, A क्या होगा, एरिया, जिस एरिया को आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, और C क्या होगा, Y इंटरसेप्ट ऑफ Z, जो Z है उसकी Y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक्चुअल में जो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर जो जेड की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। जैसे मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी जहां की ज्यादा होगी वहीं पर जेड की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पर 1.15 के लगभग जो जेड की वैल्यू होती है वो पाई जाती है, जबकि जो ये हमारे कौन से प्लांट्स जो होते हैं, कौन से प्लांट्स हमारे ब्रिटिश के या फिर जो न्यूयॉर्क के मोलस्क की जो कैटेगरी है, अगर उनकी हम स्पीसीज रिचनेस को कंसिडर करें तो वहां पर जो जेड की वैल्यू होगी वो 0.1 से 0.2 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जेड वैल्यू वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू एरिया। जिस एरिया को आप कंसिडर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू बदलती चली जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स की होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कितनी होती है 1.15, मतलब 1 से ज्यादा होगी। बस आप ये मान के चलो, न्यूयॉर्क के जो मॉलस्क हैं या
ब्रिटिश प्लांट्स की अगर आप वैरायटी की बात कर रहे हो, स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हो, तो वहां पर जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 से 0.2, मतलब बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इसी तरह जो क्या होगी, हमारी जो जेड की वैल्यू होगी वो चेंज होती चली जाएगी, जो ये दिखाएगी कि स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।